अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, जुमलों को जोड़ने में, एक से ज़्यादा जुमलों को एक करने में और एक जैसा बनाने में कंजक्शंस का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है और कंजक्शन का अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तमाम कंजक्शंस को, बल्कि जो अक्सर या ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उन सब को जमा करने की कोशिश करूँगा और उनको मिसालों, तर्जमों और वजाहत के साथ बयान करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इस वीडियो की मुकम्मल PDF फ़ाइल चाहिए या फिर मुकम्मल तहरीर चाहिए तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप आसानी से लिंक पर क्लिक करके वो मुकम्मल हासिल कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, महफूज करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें और अच्छे से मश्क करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लफ्ज़ है कंजक्शन का एंड। एंड का इस्तेमाल ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होता है, इसका माना और होता है। इसका एक कायदा याद रखना है कि जब एंड के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, यानी एंड के साथ दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट के बीच में इसको जोड़ते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट को जमा यानी प्लूरल मानकर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जमा के एतबार से आता है, वाहिद के हिसाब से नहीं आता, सिंगुलर के हिसाब से नहीं आता। जैसे दो मिसालों से समझते हैं। साजिद एंड माजिद आर फ्रेंड्स। साजिद और माजिद दोस्त हैं। तो यहाँ पर साजिद एंड माजिद के बाद हमने साजिद को देखते हुए, पहले सब्जेक्ट को देखते हुए इज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आर का, चूँकि हम दोनों को जमा मान रहे हैं, प्लूरल यानी जोड़ कर चल रहे हैं। इसी तरह राशिद एंड अतीक लिव इन लोहरदगा। राशिद और अतीक लोहरदगा में रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ राशिद यानी एक पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हुए राशिद एंड अतीक लिव्स यानी लिव के आखिर में यानी वर्ब के आखिर में एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि चूँकि दो है तो राशिद और अतीक है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल माना जाएगा। ये एंड को जोड़ने का तरीका और रूल होता है। आगे बढ़ते हैं। बट के माना होता है लेकिन, बल्कि, सिवाय। इसका इस्तेमाल तीन मानी के लिए आमतौर पर किया जाता है। सबसे पहला है लेकिन, पर, मगर के माना में। लेकिन, पर, मगर। जैसे मिसालों से समझते हैं। ही इज़ रिच बट वेरी माइजर। वो अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है। तो बट यहाँ पर लेकिन के माना में है। इस तरह ही इज़ नॉटी बट आई लाइक हिम। वो शरारती है लेकिन मुझे पसंद है, मैं उसे पसंद करता हूँ। दूसरा माना होता है बल्कि के माना में, दूसरा इस्तेमाल। जैसे ही इज़ नॉट फूल बट वाइज। वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि अक्लमंद है। हम ऐसा बोलते हैं कि वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि अक्लमंद है। खालिद वाज नॉट स्कोल्डेड बट बिटन। खालिद को डांटा नहीं बल्कि पीटा गया था। खालिद वाज नॉट स्कोल्डेड बट बिटन। खालिद को डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया था। तो यहाँ पर देखिए बल्कि के माना में है। अगला है, तीसरा इस्तेमाल है सिवाय या अलावा के माना में। जैसे आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ, यानी तुम अपना घर को छोड़ दो, तुम्हारे घर को छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पर सिवाय और अलावा के माना में इस्तेमाल हुआ। इस तरह आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। मैं तुम्हें मारने के अलावा या मारने के सिवा कुछ भी कर सकता हूँ, यानी सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकता। तो यहाँ पर सिवाय और अलावा के माना में इस्तेमाल हुआ है। अगला है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इन चारों के मानी होते हैं क्योंकि, चूँकि, इसलिए के। क्योंकि, इसलिए के और चूँकि के माना के लिए आप फॉर, एज, सिंस, बिकॉज इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सिंस को जुमला के शुरू में, बिकॉज को बीच में, जुमला के बीच में, और फॉर और एज को दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीका, एक कायदा होता है। जैसे अगर कहना हो, बोलना हो कि चूँकि वो बीमार था इसलिए नहीं आया, तो इसे कई तरह कह सकते हैं। सिंस ही वॉज अनवेल सो ही डिडंट कम। सिंस ही वॉज अनवेल सो ही डिडंट कम। सो नहीं भी लिखे फिर भी चलेगा, ही डिडंट कम भी हो जाएगा। इस तरह एज ही वॉज अनवेल सो ही डिडंट कम। इस तरह फॉर ही वॉज अनवेल सो ही डिडंट कम। तो इससे हमने चार तरीक़ों पर बनाया। अब इसमें बिकॉज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए कि ये शुरू में नहीं लगता है। अलबत्ता कभी कभी शुरू में आ भी जाता है, मगर शाज़ व नादिर ही, आमतौर पे इसका इस्तेमाल शुरू में नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह बोले
वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। अब इसे कई तरह बना सकते हैं। ही डिडंट कम बिकॉज ही वॉज अनवेल। दूसरा है ही डिडंट कम एज ही वॉज अनवेल। इस तरह तीसरा होगा ही डिडंट कम फॉर ही वॉज अनवेल। तो तीनों तरीके से हमने बना दिया। चूँकि बिकॉज का इस्तेमाल बीच में होता है इसलिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी बिकॉज का इस्तेमाल होगा। एक बात याद रखें कि फोर से पहले जब फोर को बीच में लाते हैं तो उससे पहले कॉमा लगाते हैं। अब इसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि सिंस का इस्तेमाल बीच में नहीं बल्कि शुरू में होता है। तो दोनों जुमलों का मफहूम एक ही है, बस तरीका बदल गया है। एक को कई तरीक़ों से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो, इवन, टू, एज वेल, आइदर। इन पाँचों के मानी होते हैं भी। पाँचों का माना एक ही होता है भी, यानी और भी मानी होते हैं लेकिन यहाँ पर भी के माना में इस्तेमाल होता है। कायदा क्या है? कायदा यह कि आम तौर पर ऑल्सो, टू और एज वेल इन तीनों का इस्तेमाल भी के माना में मुस्बत जुमला यानी जो पॉजिटिव और अफर्मेटिव, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन इवन का इस्तेमाल मुस्बत और मनफी दोनों जुमलों में होता है। इससे पहले जो है ऑल्सो, टू, एज वेल इन तीनों का इस्तेमाल अफर्मेटिव यानी मुस्बत जुमला में होता है। उसके अलावा जो इवन है उसका इस्तेमाल मुस्बत मनफी दोनों जुमलों में होता है। लेकिन सवालिया जुमला में इवन का इस्तेमाल नहीं होता है। जो सवालिया क्वेश्चन वाला होता है उसमें इवन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक आइदर की बात है तो इसका इस्तेमाल मनफी जुमला में होता है और सवालिया में भी कर सकते हैं। तो पहले तीन का मुस्बत में, उसके बाद इवन का मुस्बत मनफी दोनों में लेकिन सवालिया में नहीं, और जो आखिरी है आइदर उसका मनफी में भी कर सकते हैं, मनफी ही में किया जाता है, मुस्बत में नहीं किया जाता है, और सवालिया में भी कर सकते हैं। कायदा नंबर 2, दूसरा कायदा है कि जुमला में ऑल्सो का इस्तेमाल वर्ब से पहले होता है, यानी उसे वर्ब से पहले लाते हैं। अगर एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हो तो उनके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो का, और अगर दो हेल्पिंग वर्ब हों तो पहले वाले के बाद ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात करते हैं। इवन का इस्तेमाल अक्सर शुरू में होता है और टू, एज वेल, आइदर का इस्तेमाल अमूमन आखिर में होता है, जुमला के लास्ट यानी आखिर में आता है। आइए कुछ मिसालों से समझते हैं इन कवायद को देखते हुए। मुस्बत जुमलों की मिसाल, पहले जो मुस्बत यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मिसाल देखते हैं। उर्दू है पहले, मैं भी अच्छा हूँ। अगर कहना हो मैं भी अच्छा हूँ तो अब देखिए इसे कई तरह बोल सकते हैं। आई एम ऑल्सो गुड। तो देखिए ऑल्सो का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के यानी एम जो है वो लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद है। इस तरह आई एम गुड टू, आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ, तो टू का इस्तेमाल देखिए आखिर में हुआ है। आई एम गुड एज वेल, एज वेल का इस्तेमाल देखिए आखिर में हुआ है। अब चौथा तरीका है इवन आई एम गुड, सब का माना है मैं भी अच्छा हूँ, तो चूँकि इवन का इस्तेमाल शुरू में होता है और उसके बाद कॉमा लगाया जाता है। इवन आई एम गुड, मैं भी अच्छा हूँ। दूसरी मिसाल है राशिद भी आया। इसे भी चारों तरह कह सकते हैं ऊपर की तरह। राशिद ऑल्सो कम केम, राशिद ऑल्सो केम। अब देखिए यहाँ जो है वर्ब से पहले आया है इसलिए कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इसमें, तो वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए राशिद ऑल्सो केम, केम वर्ब है उससे पहले आया। इस तरह दूसरा होगा राशिद केम टू, तो टू का इस्तेमाल आखिर में होता है। इस तरह राशिद केम एज वेल, एज वेल का इस्तेमाल भी आखिर में होता है। और इवन राशिद केम, तो इवन का इस्तेमाल शुरू में होता है। सब का माना है राशिद भी आया। आप चारों तरह कह सकते हैं। चूँकि आइदर का इस्तेमाल मुस्बत में नहीं होता है अफर्मेटिव में, इसलिए यहाँ नहीं आया है, वो रह गया। आगे बढ़ते हैं। मनफी जुमलों की मिसालें, यानी जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी मिसालें। पहला उर्दू है मैं भी अच्छा नहीं हूँ। अगर कहना हो मैं भी अच्छा नहीं हूँ, अब इसे दो तरह कह सकते हैं। इवन आई एम नॉट गुड, इवन का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि मनफी में इवन का इस्तेमाल होता है, मुस्बत में भी होता है, तो ऊपर भी था यहाँ भी इसका इस्तेमाल हुआ है, और शुरू में किया है इसलिए कि इवन शुरू में आता है। दूसरा तरीका बनाने का है कि आई एम नॉट गुड आइदर, आइदर का इस्तेमाल आखिर में होता है और मनफी में होता है। मनफी में इसका इस्तेमाल मनफी ही में होता है, मुस्बत में नहीं होता, तो दोनों तरह जुमला बन गया। मैं भी अच्छा नहीं हूँ। दूसरी मिसाल है वो भी मेरे साथ नहीं है, इसके लिए भी इवन ही इज़ नॉट विथ मी, और दूसरा तरीका होगा ही इज़ नॉट विथ मी आइदर। दोनों तरह बना सकते हैं। चूँकि मनफी जुमलों में इवन और आइदर का ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए यही दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर आया है, आया लिखा गया है।
अगला है सवालिया जुमलों की मिसालें। एक तीसरा तरीका है सवालिया जुमलों की मिसालें। अब सवालिया जुमलों की मिसालों में अगर हमें कहना हो क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, तब इसे सिर्फ हम आइदर से बना सकते हैं, इसलिए कि इवन का इस्तेमाल मनफी में मुस्बत में दोनों में होता है लेकिन सवालिया में नहीं होता, और आइदर का इस्तेमाल सवालिया में मनफी में ही होता है लेकिन सवालिया में भी हो जाता है, मुस्बत में सिर्फ नहीं होता है। तो अब यहाँ पर एक ही रह गया है आइदर। इस तरह होगा वर यू नॉट देयर आइदर, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, क्या तुम भी घर पर नहीं थे, वर यू नॉट एट होम आइदर, क्या तुम भी घर पर नहीं थे। चूँकि मनफी सवालिया जुमलों में सिर्फ आइदर का इस्तेमाल हो सकता है इसलिए यहाँ बस वही आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एज। एज का माना होता है जैसा, के तौर पर, के नाते या की तरह, और भी कई तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-3 मानी हैं। मिसालों से समझ लेते हैं हर एक को। एग्जाम्पल है आई डिड एज यू सेड, जैसा आपने कहा मैंने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जैसा के माना में हुआ है आई डिड एज यू सेड, जैसा आपने कहा मैंने कर दिया। एज यू विश, जैसा आप चाहें या जैसी आपकी मर्ज़ी। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर हेयर, मैं एक मैनेजर के तौर पर यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एज अ मैनेजर यानी एक मैनेजर के तौर पर, तो यहाँ पर के तौर पर के माना में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह अगली मिसाल है ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, मेरे साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव करो, यानी एक दोस्त के तौर पर बर्ताव करो। अगली मिसाल है एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, उस्ताद होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, यानी ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये फ़लाँ फ़लाँ काम करूँ। एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, उस्ताद होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है। तो चंद मिसालें हैं, उनसे आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों मानी के लिए इनका इस्तेमाल होते रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एज ही से एज सुन एज या फिर द मोमेंट। एज सुन एज या द मोमेंट दोनों का माना होता है जैसे ही या जूँ ही, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। एग्जाम्पल है जूँ ही वो आया मैं निकल गया, जूँ ही वो आया मैं निकल गया या मैं चला गया। अब इसे बोलेंगे एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, जो ही वो आया मैं निकल गया। या दूसरी तरह कर सकते हैं, कह सकते हैं द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट, दोनों इस्तेमाल होगा। अगली मिसाल है जैसे ही तस्लीम को पता चला कि वो अब नहीं रहे वो रोने लगा, किसी के बारे में पता चला कि वो अब नहीं रहे तो वो रोने लगा। द मोमेंट तस्लीम न्यू दैट ही इज़ नो मोर ही स्टार्टेड वीपिंग। अब यहाँ पर द मोमेंट की जगह आप एज सुन एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं एज सुन एज तस्लीम न्यू दैट ही इज़ नो मोर ही स्टार्टेड वीपिंग। अगली मिसाल है जितना जल्दी हो सके चले जाओ, लीव एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो, लीव एज सुन एज पॉसिबल। अगला है एज फार एज, इसका माना होता है जहाँ तक। अब इसका इस्तेमाल देखेंगे तभी समझ में आएगा मिसालों से। एग्जाम्पल है एज फार एज आई नो शी इज़ नॉट येट मैरिड, जहाँ तक मुझे मालूम है अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। किसी के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ तक मुझे मालूम है अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। दूसरी मिसाल है एज फार एज आई रिमेंबर ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, जहाँ तक मुझे याद है उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज आई रिमेंबर ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, जहाँ तक मुझे याद है उसके 2 बच्चे हैं। अगला है एज फार एज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंसर्न्ड, यानी एक तरीका है ये लिखने का कि एज फार एज लिखते हैं, उसके बाद कोई सब्जेक्ट लाते हैं, फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के एतबार से, और उसके बाद फिर आखिर में कंसर्न्ड CONCERNED का इस्तेमाल करते हैं। और इसका माना होता है जहाँ तक सवाल है। इसे हम यूँ समझते हैं कि हम अक्सर बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, जहाँ तक मेरी तालीम का सवाल है। बहुत तरह बोलते हैं कि जहाँ तक मेरी तालीम का सवाल है, जहाँ तक उसका सवाल है, जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल है, जहाँ तक मेरे जाने का सवाल है, इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम करते ये हैं कि एज़ फार एज़ के बाद कोई भी एक सब्जेक्ट लाते हैं जो बताना चाह रहे हैं, और चूँकि सब्जेक्ट आया है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी उसके मुताबिक लाते हैं, फिर कंसर्न आखिर में लिख कर आगे फिर जुमला बोलते हैं। जैसे मिसालों से समझ लेते हैं। एज़ फार एज़ माई स्टडी इज़ कंसर्न्ड आई एम ओनली 10th पास, यानी जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है,
अब हमें बोलना था जहाँ तक, उसके लिए तो एज फार एज आ गया। मेरी पढ़ाई का सवाल है तो मेरी पढ़ाई के लिए माई स्टडी आ गया, और माई स्टडी एक सब्जेक्ट है तो उस थर्ड पर्सन है तो उसके साथ इज़ आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब कंसर्न फिर उसके बाद हमने लिख दिया। अब आगे था मैं 10वीं पास हूँ, यानी मैंने 10वीं पास की है, तो उसके लिए आई एम ओनली टेंथ पास, मैंने सिर्फ 10वीं पास की है। तो जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, उसके आगे मैंने पढ़ाई नहीं की है, ये मतलब है। दूसरी मिसाल है एज फार एज माई फैमिली इज़ कंसर्न आई हैव 2 सन्स ओनली। जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरे परिवार का सवाल है, तो मेरे सिर्फ 2 लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ तक के लिए एज फार एज आया है, और मेरी फैमिली का सवाल है तो माई फैमिली इज़ कंसर्न आ गया है, और उसके बाद आगे है कि मेरे सिर्फ 2 लड़के हैं, उसके लिए आई हैव 2 सन्स ओनली। तो बहुत ही आसान है। अगला एग्जाम्पल है एज फार एज माई गोइंग टू दिल्ली इज़ कंसर्नड आई विल डेफिनेटली गो। यानी जहाँ तक मेरे दिल्ली जाने का सवाल है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, यानी मैं जाकर रहूँगा। तो जहाँ तक के लिए एज फार एज आ गया, और मेरे दिल्ली जाने के लिए माई गोइंग टू दिल्ली ये एक सब्जेक्ट हो गया, इज़ आ गया सब्जेक्ट चूँकि थर्ड पर्सन है। उसके बाद कंसर्न हमने लिख दिया, और तो मैं जाकर रहूँगा यानी मैं ज़रूर जाऊँगा, तो आई विल डेफिनेटली गो। इस तरह बन गया एज फार एज माई गोइंग टू दिल्ली इज़ कंसर्नड आई विल डेफिनेटली गो। ये जुमलों के बीच में बहुत इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एज वेल एज। एज वेल एज का माना होता है साथ ही साथ। एग्जाम्पल है राशिद इज़ एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। राशिद तालीम याफ्ता है, साथ ही साथ उसके वालिदैन भी, यानी दो सब तालीम याफ्ता है। ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड। वो अमीर है साथ ही साथ मेहरबान भी है, यानी वो अमीर भी है और मेहरबान भी है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ही इज़ राइटर एज वेल एज स्पीकर। वो लिखारी है साथ ही साथ मुकर्रिर भी है, एक स्पीकर भी है। तो इस तरह बोलते हैं। कायदा इसमें एक ये है कि जब हमने ऊपर बताया था कि एंड के साथ 2 या ज़ायद सब्जेक्ट जोड़ा जाता है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों सब्जेक्ट को जमा मानकर जमा के एतबार से, प्लूरल के एतबार से आता है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब एज वेल एज या फिर विथ का इस्तेमाल 2 या ज़ायद सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए होता है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के एतबार से आता है। एंड में यह था कि दोनों को, तीनों जो भी आते हैं सबको प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एज वेल में या एज वेल एज में या विथ में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके एतबार से हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं आगे, और उसी के एतबार से वर्ब भी लाते हैं। जैसे मिसालों से समझते हैं। एग्जाम्पल है तनवीर एंड आई आर ब्रेव। तनवीर और मैं बहादुर हैं, यानी तनवीर भी बहादुर है साथ साथ मैं भी बहादुर हूँ। ये तो है, होता है, हम आमतौर पे बोलते हैं तनवीर एंड आई आर ब्रेव, तनवीर और मैं बहादुर हैं हम दोनों। ये एंड का इस्तेमाल हुआ। तो चूँकि तनवीर एंड आई यानी 2 सब्जेक्ट हैं, इन दोनों का हमने प्लूरल मानकर आर लिख दिया, कोई मसला नहीं है। इस तरह अगला एग्जाम्पल है इसहाक एंड सिद्दीक लिव इन गुजरात। अब देखिए इसहाक एक है सब्जेक्ट है, सिद्दीक दूसरा है। इन दोनों को एंड ने जोड़ा था इसलिए प्लूरल मानकर लिव वाहिद के एतबार से वर्ब नहीं लाए हैं, इस यहाँ पर नहीं लगाया हमने, बल्कि प्लूरल के एतबार से लिव लिखा है। इसहाक और सिद्दीक गुजरात में रहते हैं। अब इसे हम अगर एज वेल या विद के साथ इस्तेमाल करें तो किस तरह करेंगे? तो तनवीर एज वेल एज आई इज़ ब्रेव। तनवीर साथ ही साथ मैं भी बहादुर है, यानी मैं और तनवीर दोनों बहादुर हैं। तो यहाँ पर तनवीर के साथ एज वेल एज का इस्तेमाल किया, उसके बाद आई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल यानी आर नहीं आएगा, बल्कि तनवीर जो पहला सब्जेक्ट है उसके एतबार से इज़ आएगा, यहाँ पर जैसे आया है। दूसरी मिसाल है इसहाक एज वेल एज सिद्दीक लिव्स इन गुजरात। तो यहाँ पर चूँकि एज वेल का इस्तेमाल हुआ इसलिए सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट इसहाक है उसके एतबार से लिव्स का इस्तेमाल हुआ है। चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए एस का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले मिसाल में तनवीर पहला सब्जेक्ट है, उसके एतबार से हेल्पिंग वर्ब इज़ आया है, और दूसरी में इसहाक पहला सब्जेक्ट है और वाहिद गायब है इसलिए वर्ब लिव्स आया है। अब विथ की मिसाल भी ले लेते हैं। टीचर विथ ही स्टूडेंट इज़ बिजी। उस्ताद अपने शागिर्द के साथ मसरूफ़ है। अब यहाँ पर टीचर विथ ही स्टूडेंट के बाद हमने आर नहीं लाया, ये समझते हुए कि टीचर एक सब्जेक्ट हुआ और स्टूडेंट दूसरा हुआ तो आर आना चाहिए, ऐसा सोचते हुए हम आर नहीं लाएंगे, बल्कि विथ के मामले में ये होता है कि जो पहला सब्जेक्ट यानी टीचर है उसके एतबार से लाएंगे। तो टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज़ लाए हैं।
इसी तरह अगली मिसाल है आई विथ माई ब्रदर एम एट होम, मैं अपने भाई के साथ घर में हूँ। इसे दूसरी तरह भी बोलते हैं, ये तरीका थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं आई एम एट होम विथ माई ब्रदर, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह बोलना हो अगर तो हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखा जाएगा। है सच, सच के माना होता है उर्दू में इस तरह का या ऐसा। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, मिसालों से समझेंगे कि क्या होता है। आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स, आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स, मैं ऐसे तलबा को पसंद नहीं करता, मैं ऐसे तलबा को पसंद नहीं करता। दूसरी मिसाल है सच पीपल आर सेल्फिश, ऐसे लोग मतलबी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश, ऐसे लोग मतलबी होते हैं। आई हैव हर्ड मैनी सच स्टोरीज़, मैंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, मैंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, यानी ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुन रखी है पहले से। तो ये है सच का इस्तेमाल, ऐसा, इस तरह, इसका माना होता है। दूसरा इसी से मिलता है सच एज़, सच एज़ के माना होता है जैसा के या मिसाल के तौर पर। एग्ज़ाम्पल है आई हैव मैनी थिंग्स सच एज़ लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा एट्सेट्रा, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जैसे लैपटॉप, मोबाइल और कैमरा वगैरह वगैरह। दूसरी मिसाल है देयर आर मैनी पीपल विथ तस्लीम सच एज़ सिद्दीक, अब्दुल्ला, इम्तियाज़ एट्सेट्रा, तस्लीम के साथ बहुत से लोग हैं जैसे सिद्दीक, अब्दुल्ला और इम्तियाज़ वगैरह वगैरह। तो इस तरह मिसाल देने के लिए जैसा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला है इन सच अ वे, इन सच अ वे, इसका माना होता है ऐसे या इस तरह से, इस अंदाज से, इस तरीक़े पर। एग्ज़ाम्पल है यू टॉक इन सच अ वे दैट आई कांट इग्नोर यू, तुम इस तरह बात करते हो कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता, यानी इस तरीक़े से बात करते हो, इस अंदाज से कि मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा है ही रिसाइटेड द होली कुरान इन सच अ वे दैट आई कुडंट हेल्प हियरिंग हिम, यानी उसने इस अंदाज में कुरान की तिलावत की कि मैं सुने बग़ैर नहीं रह सका, यानी मुझे सुनना ही पड़ा। इस अंदाज से, इस तर्ज पर उन्होंने कुरान की तिलावत की कि मैं सुने बग़ैर नहीं रह सका। अगला है एज़ इफ़, एज़ दो, इन दोनों का माना होता है गोया या फिर जैसे के। मिसालों से समझते हैं ही लुक्ड एट मी as if he wanted to say something, he looked at me as if he wanted to say something, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे वो कुछ कहना चाहता हूँ या जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हूँ। दूसरी मिसाल है he looked so frank with him as though he already knew him, यहाँ पर एज दो की जगह एज इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। माना है वो उसके साथ इतना बेतकल्लुफ़ दिखा, यानी इतना फ्रैंक दिखा गोया वो उसे पहले से जानता हूँ, गोया वो उसे पहले से जानता हूँ। दूसरा है, तीसरी मिसाल है ही सिम्स एज इफ़ ही लाइक्स यू, ही सिम्स एज इफ़ ही लाइक्स यू, ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हें, ऐसा लगता है गोया वो तुम्हें पसंद करता है, या ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें पसंद करता है, दोनों तरह कह सकते हैं। अगला है यट, एज यट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। यट, एज यट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, 5 अल्फाज हैं। इन सब का माना अब तक होता है, ये सब अब तक के माना में, और भी मानी होते हैं लेकिन यहाँ पर अब तक के माना में इस्तेमाल किया है। एग्ज़ाम्पल है उर्दू से जैसे हमें कहना हो मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, किसी के बारे में कि मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। अब इसे हम 5 तरह कह सकते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम यट, आई हैव नॉट सीन हिम एज यट, आई हैव नॉट सीन हिम टिल नाउ, आई हैव नॉट सीन हिम बाय नाउ, या आई हैव नॉट सीन हिम सो फार, 5 तरह कह सकते हैं। दूसरी मिसाल है वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, उसके लिए भी हम 5 तरह कह सकते हैं। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, he has not reached home as yet, he has not reached home till now, he has not reached home by now, या he has not reached home so far। तो 5 तरह आप 5 में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। अगला है then also, even then, yet,
स्टिल, हवेवर। यहाँ भी 5 अल्फाज है, देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हवेवर। इन सब का इस्तेमाल फिर भी, तब भी, उसके बावजूद भी, इन जैसे मानी के लिए होता है, फिर भी, तब भी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही नेवर वेंट टू स्कूल, देन ऑल्सो ही नोज इट। ही नेवर वेंट टू स्कूल, देन ऑल्सो ही नोज इट। वो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी ये जानता है। वो स्कूल कभी गया नहीं, फिर भी वो ये सब जानता है। अगला है, आई एम पुअर, स्टिल आई विल ट्राई। मैं गरीब हूँ, तब भी मेहनत करूँगा, यानी फिर भी मेहनत करूँगा। मैं गरीब हूँ, फिर भी मेहनत करूँगा। आई वॉज इल, येट आई वर्कड। मैं बीमार था, फिर भी काम किया। मैं बीमार था, फिर भी मैंने काम किया। तो फिर भी, तब भी के माने में उसके बावजूद भी मैंने काम किया, इन सब मानी में इसका इस्तेमाल होता है। अगला है, ऑल दो, इवन इफ, इवन दो। 4 अल्फाज है, ऑल दो, इवन इफ, इवन दो। इन सब का माना होता है अगरचे, भले ही या हालांकि। इन सब मानी में इस्तेमाल कर सकते हैं चारों में से किसी को, अगरचे, भले ही, हालांकि। ऑल्दो ही इज इलिटरेट, ही बिहेव्स वेल। ऑल्दो ही इज इलिटरेट, ही बिहेव्स वेल। अगरचे वो अनपढ़ है, यानी जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बर्ताव अच्छा है। यानी अगरचे वो जाहिल है, फिर भी उसका बर्ताव अच्छा है। जाहिल होने के बावजूद उसका बर्ताव अच्छा है। अगली मिसाल है, दो वी गेव ही मनी, ही डिडंट बाय द बुक। अगरचे हमने उसे पैसे दे दिए हैं, यानी हमने उसे पैसा दे दिया है, फिर भी उसने किताब नहीं खरीदी। अगला है, इवन इफ़ ही इज़ पुअर, ही इज़ सेटिस्फाइड। भले ही वो गरीब है, फिर भी खुश है, मुतमईन है। इसमें बहुत से लोग जो दूसरा जुमला है, जो कॉमा के बाद जो दूसरा जुमला आया है, जैसे ही बिहेव्स वेल या ही डिडंट बाय द बुक या फिर ही इज़ सेटिस्फाइड, जो दूसरा जुमला है अगला, उससे पहले लोग यट या फिर स्टिल वगैरह का इस्तेमाल फिर भी के लिए करते हैं। हालांकि आमतौर पे इसका इस्तेमाल नहीं होता, आप ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कहीं पर करते भी हैं, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। सीधा सीधी बोलते हैं, इवन इफ़ ही इज़ पुअर, ही इज़ सेटिस्फाइड। अगर इवन इफ़ या दो या ऑल दो वगैरह अगर शुरू में ना हो, तब येट वगैरह, स्टिल वगैरह, बट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब इस्तेमाल हो तो ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आइदर और, या तो ये या तो वो, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आइदर यू गो और लेट मी गो। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। आइदर जैद विल कम और आई विल। या तो जैद आएगा या मैं। खालिद विल आइदर राइट और रीड। खालिद या तो लिखेगा या पढ़ेगा। आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज़। या तो तुम गलत हो या वो। तो जहाँ पर इन दोनों दो चीज़ों के बारे में बोलना, उससे पहले आइदर लगा देना। हर एक तरह की मिसालें आ गई हैं। अगला है, नाइदर नॉर, न ये न वो। एग्जाम्पल है, नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो। न तुम जाओ न मुझे जाने दो। अगला है, नाइदर जैद विल कम नॉर आई विल। न जैद आएगा न मैं। न जैद आएगा न मैं। खालिद विल नाइदर राइट नॉर रीड। न खालिद लिखेगा न ही पढ़ेगा। नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज़। न तुम गलत हो ना ही वो, कोई गलत नहीं है। अगला है, दैट, इफ, वेदर और, या WH वर्ड फैमिली। यानी ये 4 हैं। दैट का इस्तेमाल करेंगे, या इफ़ का, या वेदर का, वेदर और ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होगा, या फिर WH फैमिली में से कोई। इन सब का माना के होता है, के जो हा के साथ इस्तेमाल करते हैं, के। तो इसमें कुछ तरीक़ा है। पहला है कि के माना में दैट का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब कोई बात यकीनी हो, यानी जो बात कर रहे हैं वो यकीनी हो, तब दैट का इस्तेमाल करेंगे के माना में। जैसे, आई नो दैट ही विल कम। बात यकीनी है कि मुझे पता है कि वो आएगा। ये बात यकीनी है कि वो आएगा, इसलिए यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हुआ कि आई नो दैट ही विल कम, श्योर है। दूसरा है, राशिद इज़ सेइंग दैट साजिद इज़ अ गुड बॉय। राशिद कह रहा है कि साजिद एक अच्छा लड़का है। तीसरा है, आई से दैट आई वुड गो। मैंने कहा कि मैं
जाऊंगा, यानी ये माजी की बात हो रही है कि मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा, इसलिए यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हुआ। और विल का होना चाहिए। माजी की जब बात होती है ये वुड की भाषा में आएगा कि जब माजी की बात होती है तो विल की जगह वुड का इस्तेमाल हो जाता है। तो आई सेड दैट आई वुड गो, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। दूसरा तरीका है कि के माना में इफ़ या वेदर और, इफ़ या वेदर और का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब किसी बात का इम्कान हो, यकीनी ना हो, इम्कान हो, पॉसिबिलिटी हो। जैसे मिसालों से समझते हैं, डू यू नो इफ़ ही इज़ एट होम, क्या तुम्हें पता है कि वो घर पर है। तो यहाँ देखिए इम्कान की बात है, पता नहीं है, आदमी को शक है या मुमकिन है कि वो हो, तो उसके लिए इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। डू यू नो इफ़ ही इज़ एट होम, यहाँ पर वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दूसरी मिसाल है, वी डोंट नो वेदर ही गोज़ देयर और समवेयर एल्स। वी डोंट नो वेदर ही गोज़ देयर और समवेयर एल्स, हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या कहीं और, हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या कहीं और। तो ये थोड़ा इम्कान वाली बात है, यकीनी नहीं है, इसीलिए वेदर का इस्तेमाल हुआ है। अगली मिसाल है, ज़ैद डिडंट नो वेदर टू लाफ और क्राई। ज़ैद डिडंट नो वेदर टू लाफ और क्राई, ज़ैद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, कंफ्यूज था, यानी ये इम्कान वाली बात है, बीच बीच वाली बात है, यकीनी नहीं है। तो ज़ैद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, तो यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा था कि जब के माना में WH फैमिली का इस्तेमाल होता है, यानी वाट, वेयर, हु, इस तरह जो WH फैमिली है वर्ड है उनका इस्तेमाल होता है, तो उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। यानी असल कायदा तो ये है कि WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन जब के माना में इस्तेमाल होगा तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब। जैसे मिसालों से समझते हैं, राशिद आस्क्ड मी हु तस्लीम इज़, राशिद ने मुझसे पूछा कि तस्लीम कौन है। तो देखिए यहाँ पर हु तस्लीम इज़, हु के बाद तस्लीम एक सब्जेक्ट आया है, इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आया है। दूसरी मिसाल है, आई आस्क्ड वेयर यू वर, मैंने पूछा कि तुम कहाँ थे, मैंने पूछा कि तुम कहाँ थे। तो यहाँ भी देखिए के माना में इस्तेमाल हुआ है WH फैमिली वर्ड वेयर का, और उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आया है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वेदर और। एक तो वेदर और का माना ऊपर इस्तेमाल गुजर चुका है, एक दूसरा इस्तेमाल है। वेदर और का इस्तेमाल माना होता है चाहे या ना, चाहे फिर कोई चीज़ आएगी बीच में, फिर या ना, उसके बाद है दूसरा माना होता है के या नहीं। इसे हम मिसालों से समझेंगे। पहला है कि जब चाहे या नहीं के माना में इसका इस्तेमाल हो तो वेदर के फ़ौरन बाद वाला वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ाया गया है वो होता है वेदर के फ़ौरन वाला वर्ब। लेकिन और के बाद वाला जो वर्ब आएगा वो बदलते रहेगा। दो वर्ब इस्तेमाल होता है, एक और के बाद आता है, तो और के बाद जो आएगा वर्ब वो बदलते रहेगा अपने मुताबिक। जैसे मिसालों से समझते हैं, वेदर ही गोज़ और नॉट आई विल गो, चाहे वो जाए या न जाए। देखिए चाहे या ना इस्तेमाल हो गया, चाहे वो जाए या न जाए मैं जाऊंगा। तो देखिए इसमें वेदर के बाद जो वर्ब आया है गोज़, ही गोज़, तो देखिए इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद और के बाद जो वर्ब आया है यानी कोमा के बाद आई विल गो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अगला वाला और के बाद वाला वर्ब बदलते रहता है, लेकिन वेदर के जो साथ आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरी मिसाल है, उसे देखते हैं। वेदर इम्तियाज़ रीड्स और नॉट यू शुड रीड, खा इम्तियाज़ पढ़े या ना पढ़े तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए पढ़े या ना पढ़े, खा के माना भी चाहे होता है, खा या चाहे दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक ही माना के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों एक ही माना देता है। तो चाहे इम्तियाज़ पढ़े या ना पढ़े तुम्हें पढ़ना चाहिए। वेदर के बाद देखिए जो वर्ब है रीड, वो रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगला जो वर्ब है तो वो यू शुड रीड है, ये एक मॉडल वर्ब है। दूसरा माना है कि जब वेदर और का इस्तेमाल के या नहीं के माना में होता है, के या नहीं, ऊपर था चाहे या ना और यहाँ है के या नहीं, तो इस माना में जब इस्तेमाल होता है तो वेदर के बाद वाला वर्ब टेंस के हिसाब से आएगा। जैसा टेंस होगा, जैसा माना होगा वैसा टेंस बनेगा, वर्ब बनेगा। जैसे आई कांट से,
देखिए शुरू में ही आ गया आई कांट से, वेदर ही विल गो और नॉट, तो वेदर के बाद देखिए ही विल आ गया, ही विल गो यानी फ्यूचर फॉरन आ गया है। तो आई कांट से वेदर ही विल गो और नॉट, मैं कह नहीं सकता कि वो जाएगा या नहीं। दूसरी मिसाल है ही डिडंट नो वेदर पीपल वुड कम और नॉट, उसे मालूम नहीं था कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। अगला है आई हैव नो आइडिया वेदर ही इज़ एट होम और एल्सवेयर, मुझे नहीं पता कि वो घर में है या कहीं और। तो देखिए वेदर के बाद यहाँ पर भी प्रेजेंट अपने एतबार से जो है वो वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उन सब का इस्तेमाल हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो घर में है या कहीं और। आगे बढ़ते हैं, अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका माना है न सिर्फ ये बल्कि वो भी, या यही नहीं वो भी, यही नहीं बल्कि वो भी, इस तरह इस्तेमाल होता है। मिसालों से समझ में आएगा। ही इज़ नॉट ओनली एन आलिम बट ऑल्सो अ मुफ्ती, वो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि मुफ्ती भी है, वो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि एक मुफ्ती भी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद जो कॉमा लगा है वहाँ पर बट ऑल्सो, तो इनका लगाना ज़रूरी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना ज़रूरी है। अगला है ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर ब्रदर, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी है, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि वो तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा भाई भी है, दोनों हैं। तो देखिए इसमें भी नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद कॉमा के बाद बट ऑल्सो। अगला है ही कैन स्पीक नॉट ओनली उर्दू बट ऑल्सो इंग्लिश, वो सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि इंग्लिश भी बोल सकता है। तो जो भी चीज़ आपको जैसा भी जुमला बोलना हो तो उसको मुस्बत बोलकर आगे आप नॉट ओनली लगा देंगे और जो जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं उसको लगा देंगे। जैसे उर्दू के बारे में हम बात कर रहे थे तो उर्दू लगा दिए, ऊपर माई फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो माई फ्रेंड लगा दिए, उसके बाद कॉमा लगाकर बट ऑल्सो फ़ौरन लगाएंगे, फिर जो अगला होगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें इंग्लिश के बारे में बात करना था तो बट ऑल्सो इंग्लिश, इंग्लिश भी जानता है, तो वो सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि इंग्लिश भी जानता है, इंग्लिश भी बोल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अदरवाइज़ या और एल्स, ये दोनों हैं, दोनों का माना वरना या नहीं तो इस्तेमाल होता है, दोनों का माना होता है वरना या नहीं तो, यानी वरना नहीं तो के माने में आप अदरवाइज़ और एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज़ आई विल फेल, मैं मेहनत करूँगा वरना फेल हो जाऊँगा। दूसरी मिसाल है डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कोल्ड यू, वहाँ मत जाना वरना तुम्हें डांट पड़ेगी, वरना वो तुम्हें डांटेंगे। तो एक दूसरे की जगह अदरवाइज़ या और एल्स कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है इसी माना में लेस्ट, उसके बाद शुड, कोई सब्जेक्ट आएगा लेस्ट शुड, वरना या कहीं ऐसा ना हो के, या नहीं तो हम उर्दू में बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो के, या वरना या नहीं तो। अब इसमें कायदा ये है कि लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आता है, जो लेस्ट इस्तेमाल होता है, जो एक जुमला बनेगा उसके बाद लेस्ट आएगा, तो लेस्ट के बाद एक सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फ़ौरन शुड का इस्तेमाल ज़रूरी है, यानी शुड लगाना इसमें ज़रूरी है जब लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसालों समझते हैं आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, तो देखिए लेस्ट आया है उसके बाद सब्जेक्ट आया है आई, फिर फ़ौरन शुड का इस्तेमाल हुआ है, फिर फेल, तो मैं मेहनत करूँगा कहीं ऐसा ना हो कि फ़ेल हो जाऊँ, तो मैं मेहनत करूँगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फ़ेल हो जाऊँ। अगला है डोंट गो देयर, अगली मिसाल है डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू, वहाँ मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगे, नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगे, यानी वरना तुम्हें वो डांटेंगे, इस माना में इस्तेमाल हुआ। तो लेस्ट के बाद देखिए एक सब्जेक्ट है उसके बाद शुड का इस्तेमाल हुआ। अगला है प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइडेड डैट, इस शर्त पर या बशर्ते के, ये इस्तेमाल होता है बहुत। एग्जाम्पल है ही विल कम प्रोवाइडेड खालिद डजंट कम, वो आएगा बशर्ते कि खालिद ना आए। अगला है आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड डैट यू डू माई वर्क, मैं तुम्हें इस शर्त पर पैसे दूंगा, तुम्हें या तुझे इस शर्त पर पैसे दूंगा कि तुम मेरा काम करोगे। अब शर्त लगा दिया है कि इस शर्त पर पैसे दूंगा कि तुम मेरा काम करोगे। तो प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड डैट सबका इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, सब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता है। इसकी तफसील
यानी मज़ीद तफसील शर्तिया जुमलों के बहस में आएगी। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे उसकी बहस में इसकी मज़ीद तफसील आएगी अच्छे से कि कैसे कैसे और इस्तेमाल कर सकते हैं शर्तिया वाला। अगला है सो दैट के माना है ताकि। इसका इस्तेमाल देखते हैं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास। मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो सकूँ। मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो सकूँ। कुड की जगह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट गो देयर सो दैट ही डजंट स्कॉल्ड यू। वहाँ मत जाओ ताकि वो तुम्हें ना डांटे। ताकि के माना में, ताकि वो तुम्हें ना डांटे। अगला है स्टिल इवन नाउ। इन दोनों का माना होता है अभी भी आज भी। अभी भी आज भी। कायदा यह है कि स्टिल का इस्तेमाल वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है अगर कोई हो। यानी अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सिर्फ वर्ब है तो वर्ब से पहले होगा, और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा और वर्ब से पहले। लेकिन इवन नाउ जो है, दूसरा है इवन नाउ, उसका इस्तेमाल जुमला के शुरू या आखिर में होता है और अक्सर सवालिया जुमला में नहीं किया जाता। यानी सवालिया जुमला में अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जहाँ सवालिया जुमला की बात होगी इस माना में, अभी भी और आज भी के माना में, तो वहाँ पर स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टिल स्टडिंग। दोनों तरह कह सकते हैं, आई एम स्टडिंग इवन नाउ। जब इवन नाउ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले या आखिर में अगर करेंगे तो कॉमा लगाएंगे। मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, दो तरह कह सकते हैं, आई एम स्टिल स्टडिंग या आई एम स्टडिंग इवन नाउ। वो आज भी वहाँ जाता है, ही स्टिल गोज़ देयर या ही गोज़ देयर इवन नाउ। ही गोज़ देयर इवन नाउ। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, इवन नाउ ही गोज़ देयर, इवन नाउ ही गोज़ देयर, कि अब भी वो वहाँ जाता है, चूँकि शुरू आखिर दोनों जगह इस्तेमाल होता है। अब अगर बोलना हो क्या वो अब भी आता है, क्या वो अब भी आता है, तो ये सवालिया हुआ। सवालिया में स्टिल का सिर्फ इस्तेमाल होता है, इवन नाउ का नहीं होता। तो हम बोलेंगे डज़ ही स्टिल कम, डज़ ही स्टिल कम, क्या वो अब भी आता है। या अगर बोलना हो क्या तुम आज भी उससे मिलते हो, डू यू स्टिल मीट हर, डू यू स्टिल मीट हर, क्या तुम आज भी उससे मिलते हो। यहाँ पर इवन नाउ का इस्तेमाल नहीं होगा इसलिए कि सवालिया है। टिल देन बाय देन, टिल देन बाय देन, इन दोनों का माना होता है तब तक या उस वक्त तक। दोनों माना कर सकते हैं, तब तक या उस वक्त तक। मिसालों से समझेंगे, जैसे आई हैड नॉट सीन हिम टिल देन, तब तक मैंने उसे नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन हिम टिल देन, तब तक मैंने उसे नहीं देखा था, बोलते हैं ऐसा। ही डिडंट हैव फूड बाय देन, ही डिडंट हैव फूड बाय देन, उस वक्त तक उसने खाना नहीं खाया, उस वक्त तक उसने खाना नहीं खाया था। एक आम सी बात है, बोलते हैं किसी के बारे में कि उस वक्त तक उसने खाना नहीं खाया था। व्हाट डू आई डू टिल देन, व्हाट डू आई डू टिल देन, तब तक मैं क्या करूँ, या इसकी जगह बाय देन इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह। तब तक मैं क्या करूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला है टिल, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज। इन सब का माना जब तक कर सकते हैं, जब तक। अब इसे समझते हैं कि जब तक के साथ आने वाला जुमला यानी टिल, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, जब तक के माना में जो इस्तेमाल होता है, इसके साथ जो इनके साथ जो जुमला आएगा, अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यानी फ्यूचर मुस्तकबिल का जुमला है, तो भी इंग्लिश बनाते वक्त उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। सिर्फ फ्यूचर की बात हो रही है, बाकी अगर दूसरे हो तो उसको उसके एतबार से लिखा जाएगा, लेकिन अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। जैसे मिसालों समझते हैं, जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम मत जाना। अब ये देखिए, जब तक मैं नहीं आऊँगा ये मुस्तकबिल का जुमला, फ्यूचर का जुमला है, लेकिन इसे हम बनाएंगे तो इसे प्रेजेंट में लिखेंगे और लिखेंगे टिल आई डोंट कम। यहाँ पर टिल आई वोंट कम नहीं लिखा हमने, टिल आई डोंट कम डोंट गो, जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम मत जाना। इस तरह दूसरी मिसाल है, जब तक वो नहीं खाएगी मैं नहीं सोऊंगा। बाय द टाइम शी डजंट ईट। अब यहाँ पर वोंट होना चाहिए मुस्तकबिल के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से, लेकिन चूँकि ये जो अल्फाज होते हैं इनके साथ जो मुस्तकबिल का आता है फ्यूचर का, वो प्रेजेंट में बदल जाता है। तो बाय द टाइम शी डजंट ईट आई वोंट स्लीप। तो अगला जो दूसरा जुमला होता है उससे आप ला सकते हैं, लेकिन बाय द टाइम यानी जो ये जो टिल या टिल द टाइम, एज लॉन्ग एज, इसके साथ जो जुमला लग कर आता है उसे अगर फ्यूचर का हो तो
प्रेजेंट में लिखते हैं। तो बाय द टाइम शी डजंट ईट आई वॉन्ट स्लीप। अगला है जब तक तुम यहाँ हो मैं खुश हूँ। एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई एम हैप्पी। जब तक वो आया मैं जा चुका था। टिल द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। टिल द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। जब तक वो आया मैं जा चुका था। तो यहाँ पर देखिए टिल के बाद जो जुमला आया है, जो वर्ब आया है, टेंस आया है, वो पास्ट का आया है। यहाँ पर चूँकि फ्यूचर नहीं था जुमला में, इसीलिए पास्ट का आया है, तो ला सकते हैं। प्रेजेंट ज़रूरी नहीं है, फ्यूचर हो तो उसको प्रेजेंट करते हैं। आई हैड लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है अनटिल। अनटिल का माना होता है जब तक नहीं, या हत्ता के, या ता वक्ते के। कायदा क्या है? कायदा वही है पिछला वाला कि लफ्ज़ अनटिल के साथ आने वाला जुमला अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तब भी इंग्लिश बनाते वक्त उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। एक और इसके साथ शर्त ये है कि ये जुमला मुस्बत बनता है, यानी अनटिल के बाद आने वाला जुमला वो साथ लगकर वो मुस्बत होता है, यानी अफर्मेटिव होता है। जैसे मिसालों समझते हैं, जब तक मैं नहीं आ जाता कहीं मत जाना। किसी से बोलते हुए देखो, जब तक मैं नहीं आ जाता कहीं मत जाना। अब यहाँ बनाएंगे अनटिल आई कम डोंट गो एनीवेयर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमने दो बातें बताई थी कि अनटिल के बाद अगर कोई फ्यूचर का जुमला हो, यानी कि बात उर्दू में फ्यूचर के हो, तो उसे भी प्रेजेंट में लिखते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अनटिल के बाद आने वाला जो लगकर जुमला आता है वो मुस्बत होता है, अफर्मेटिव आता है। तो यहाँ पर तो मुस्बत है, मुस्तक़बिल वाली बात अभी नहीं आई है। जब तक मैं नहीं आ जाता कहीं मत जाना, अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आ जाता, डोंट गो एनीवेयर। आगे है जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं खाए। अनटिल आई केम यू डिडंट ईट। अनटिल आई केम यू डिडंट ईट। जब तक तुम नहीं जाते मैं नहीं पढ़ूँगा, यानी जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं पढ़ूँगा। ये भी मतलब हो सकता है कि जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं पढ़ूँगा। तो अब इसे हम बनाएंगे कि आई वॉन्ट रीड अनटिल यू गो। तो अनटिल के बाद यू गो हमने लिखा, एक तो जो है फ्यूचर होने के बावजूद हमने इसे प्रेजेंट में लिखा, चूँकि जो इस तरह का जो जुमला होता है उसके बाद अनटिल के बाद प्रेजेंट में लिखते हैं, फ्यूचर हो अगर तो। और दूसरा ये है कि अनटिल के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो अफर्मेटिव होता है। तो अनटिल यू गो, आई वॉन्ट रीड अनटिल यू गो। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का है अनलेस। अनलेस का माना होता है अगर नहीं, जब तक के नहीं। कायदा है वही पिछला कायदा है कि लफ्ज़ अनलेस के साथ आने वाला जुमला अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तब भी उसे इंग्लिश बनाते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। नीज वो जुमला मुस्बत बनता है, पिछले की तरह है। जैसे मिसालों समझते हैं, अगर आपने खालिद को खेलने नहीं दिया तो वो नहीं पढ़ेगा। एक तो उर्दू मफहूम ये हुआ, दूसरा ये है कि जब तक कि आप खालिद को खेलने नहीं देंगे वो नहीं पढ़ेगा, ये भी एक मफहूम होता है। तो दोनों का एक ही बनेगा, खालिद वोंट स्टडी। सिंपल जुमला है, खालिद वोंट स्टडी, खालिद नहीं पढ़ेगा। कब? अनलेस यू लेट हिम प्ले, जब तक कि आप उसे खेलने नहीं देंगे या नहीं देते। तो अनलेस के बाद आने वाला जो जुमला है वो क्या है? अफर्मेटिव है। अनटिल यू लेट हिम मनफी या नेगेटिव नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद अगर फ्यूचर की बात हो रही है, अनलेस यू लेट हिम प्ले, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट का जुमला लिखा गया है कि जब तक आप खेलने नहीं देंगे। इस तरह आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरी मिसाल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। दूसरी तरह इसे बना सकते हैं, कह सकते हैं जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे फेल हो जाओगे। तीसरी तरह कह सकते हैं तुम फेल हो जाओगे हत्ता कि तुम मेहनत कर लो, यानी तुम फेल हो जाओगे हत्ता कि तुम मेहनत कर लो, मेहनत कर लोगे तो फेल नहीं होगे। तो इन तीनों को तीन तरह से बोल सकते हैं, लेकिन बनेगा एक ही तरह। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। अगला है अगर बारिश नहीं होगी तो मैं भी जाऊंगा। अगर बारिश नहीं होगी, नहीं होती है या नहीं होगी तो मैं भी जाऊंगा। तो अगर बारिश नहीं होगी के लिए बन जाएगा आई विल अनलेस इट रेन्स। देखिए अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश नहीं होती है, आई विल गो टू, मैं भी जाऊंगा। आखिरी है, आखिरी मिसाल, अगर आप जल्दी फैसला नहीं करते हैं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर आप जल्दी फैसला नहीं करते हैं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। कैसे बनेगा? अनलेस यू मेक अ डिसीजन क्विकली।
अगर आप जल्दी फैसला नहीं करते हैं। अनलेस यू मेक अ डिसीजन क्विकली द अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस्ट, मौका हाथ से निकल जाएगा। तो अगर आप जल्दी फैसला नहीं करते हैं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरह बनता है अनलेस या अनटिल के बाद आने वाला जुमला जो लग कर आता है, जो टेंस वगैरह वो मुस्बत यानी अफर्मेटिव होता है, और अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो भी प्रेजेंट में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सो, हेंस, दस, और इसी तरह हेंस फॉर, दैट्स वाई, देयर फॉर, दैट्स द रीज़न। ये 5-6 अल्फाज हैं जो एक ही माना के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए या लिहाजा। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मौका माल के एतबार से आप बाद में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, लेकिन किसी को भी कर सकते हैं। जैसे मिसालों से समझते हैं, मैं गया इसलिए तुम आए। अब इसे हम हर तरह बना सकते हैं, ये जो जितने अल्फाज हैं उन सब से। आई वेंट, मैं गया, देयर फॉर यू केम, इसलिए तुम आए। आई वेंट, मैं गया, सो यू केम, इसलिए तुम आए। आई वेंट, दैट्स वाई यू केम। आई वेंट, हेंस यू केम। आई वेंट, दस यू केम। आई वेंट, हेंस फॉर यू केम। और आखिरी है आई वेंट, दैट्स द रीज़न यू केम। तो इन 6-7 तरीक़ों से आप बना सकते हैं। दूसरी मिसाल है, मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। इसे बनाएंगे आई वॉज इल, देयर फॉर आई डिडंट गो टू स्कूल। दूसरा है आई वॉज इल, सो आई डिडंट गो टू स्कूल। आई वॉज इल, हेंस आई डिडंट गो टू स्कूल। आई वॉज इल, दस आई डिडंट गो टू स्कूल। आई वॉज इल, हेंस फोर्थ आई डिडंट गो टू स्कूल। और अगला है आई वॉज इल, दैट्स वाई आई डिडंट गो टू स्कूल। और आखिरी है आई वॉज इल, दैट्स द रीज़न आई डिडंट गो टू स्कूल। तो ये 6-7 तरीक़ों से आप बोल सकते हैं आसानी के साथ। याद रहे इन सब का इस्तेमाल का जो मुनासिब मौका महल है वो आप धीरे धीरे तजर्बा से सीख जाएंगे। उमूमन एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वाइल प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी वाइल के साथ आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसका माना होता है करते हुए, हालत को बताते हुए इस्तेमाल करते हैं, करते हुए। जैसे ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई एक काम को करते हुए दूसरा काम भी कर रहा हो, तो करते हुए से पहले जो वर्ब होता है आईएनजी फॉर्म, उससे पहले वाइल का इस्तेमाल करते हैं, वाइल बढ़ाते हैं। जैसे मिसाल समझते हैं, मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ। अब चलते हुए आया है तो चलते हुए के लिए आएगा वाइल वॉकिंग। तो मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। इसे दोनों तरह बना सकते हैं, आई एम रीडिंग वाइल वॉकिंग। उल्टा भी कर सकते हैं, वाइल वॉकिंग आई एम रीडिंग। अगला है वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग यू वाइल टॉकिंग टू मी। मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। तो ये हालत को बयान करने के लिए करते हैं, करते हुए के लिए। अगला है वेयर एज और वाइल, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका माना होता है जबकि, वेयर एज का माना भी जबकि और वाइल का माना भी जबकि होता है, जबकि के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है, द ग्रूम इज़ ओनली 20 years old while the bride is 30। कि दूल्हा 20 साल का है जबकि दुल्हन 30 साल की है। दूल्हा की उम्र 20 साल है जबकि दुल्हन की उम्र 30 साल है। अगला है खालिद हैज़ अ मोबाइल, वन मोबाइल। खालिद हैज़ वन मोबाइल वाइल आई हैव टू। खालिद के पास एक मोबाइल है जबकि मेरे पास 2 है। अगला है आई एम एन आलिम वेयर एज माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। मैं एक आलिम हूँ जबकि मेरा भाई एक इंजीनियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दैट्स व्हाट, यही तो, वही तो, या यही बात तो, वही बात तो, इस तरह बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसके एग्जाम्पल है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग। दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग, यही तो आप पूछ रहे थे। दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते हैं, यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। अगला है दैट्स हाउ, ऐसे ही या इसी तरह से। एग्जाम्पल है, दैट्स हाउ आई लर्नड, इसी तरह तो मैंने सीखा। दैट्स हाउ ही ईट्स द फूड, वो इसी तरह खाना खाता है। दैट्स हाउ ही टॉक्स टू एवरीवन, वो सबसे ऐसे ही बात करता है, इसी तरह बात करता है। अगला है दैट्स व्हेन, उसी वक्त या तभी। दैट्स व्हेन, उसी वक्त या तभी, दोनों माना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, दैट्स व्हेन आई रीच्ड, दैट्स व्हेन आई रीच्ड,
उसी वक्त तो मैं पहुंचा, दैट्स व्हेन, यानी वक्त की बात हो रही है, समय की। उसी वक्त तो मैं पहुंचा। दैट्स व्हेन राशिद मेट मी, तभी तो राशिद मुझसे मिला, उसी वक्त। दैट्स व्हेन आई टोल्ड हिम डोंट गो, उसी वक्त तो मैंने उससे कहा था कि मत जाना, यानी तभी तो मैंने उससे कहा था, उसी वक्त तो मैंने उससे कहा था कि मत जाना। अगला है दैट्स वेयर, यहीं तो, वहीं तो, उसी जगह तो, इन सब माना के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है दैट्स वेयर आई लिव, यहीं तो मैं रहता हूँ। दैट्स वेयर आई वॉज बॉर्न, वहीं तो मैं पैदा हुआ। दैट्स वेयर आई एम गोइंग, उसी जगह तो मैं जा रहा हूँ। अगला है दैट्स वाई, इसीलिए या इसीलिए तो। एग्जाम्पल है दैट्स वाई आई हैव कम हियर, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। दैट्स वाई ही गॉट एंग्री, इसीलिए तो वो गुस्सा हुआ, नाराज़ हो गया। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हिम, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं उसे नहीं पसंद करता हूँ। अगला है दैट्स विच, इसे उसी को या इसी को, इन दोनों माना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी गैर जानदार के लिए, गैर जानदार यानी नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है दैट्स विच ऑल आर सर्चिंग, इसी को सब तलाश कर रहे हैं, यानी इसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स विच आई यूज़, इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, यानी यही तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स द बुक आई ऑल्सो परचेज्ड, इसी किताब को तो मैंने भी ख़रीदा, यानी यही किताब तो मैंने भी ली। अगला है दैट्स हु या दैट्स हुम, उसी को या इसी को, ये किसी जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। ऊपर वाला गैर जानदार के लिए था, ये किसी जानदार के लिए, लिविंग के लिए। एग्जाम्पल है दैट्स हुम आई आस्क्ड, इसी को तो मैंने पूछा था। दैट्स हुम वी हैड इनवाइटेड, उसी को तो या इसी को तो हमने बुलाया था। दैट्स हुम आई गेव द पेन, इसी को तो मैंने कलम दिया था या कलम दिया। ज़्यादातर दैट्स हुम ही का इस्तेमाल होता है, दैट्स हु का बहुत कम इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं WH फैमिली वर्ड्स, यानी WH फैमिली के जो अल्फाज होते हैं, हमने पहले बताया है WH वर्ड्स के बारे में, जो वाट, हु और हाउ, वेयर वगैरह। तो वहाँ पर सवालिया में इस्तेमाल होता था, आमतौर पे सवालिया में बताया गया कि सवालिया में इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स का इस्तेमाल बताया गया। तो यहाँ पर सवालिया की तरह इन अल्फाज का इस्तेमाल कंजक्शंस के तौर पर भी होता है, लेकिन माना बदल जाता है। वहाँ पर माना कुछ और था, यहाँ माना कुछ और होगा। यहाँ पर वाट का माना है जो, वहाँ पर था क्या। इस तरह यहाँ पर हु का माना है जो, वहाँ पर था कौन। इस तरह माना यहाँ बदलेगा। तो वाट जो, जानदार गैर जानदार दोनों के लिए। हु इसका माना भी जो है, जानदार के लिए। विच माना जो है, गैर जानदार के लिए। हुज़ ये इसका माना है जिसका, जानदार के लिए। ऑफ विच इसका माना है जिसका, गैर जानदार के लिए। इस तरह वेयर जहाँ, हुम जिसे, व्हेन जब, हाउ जैसे, विथ होम जिसके साथ, फॉर होम जिसके लिए, फॉर वेयर फ्रॉम वेयर जहाँ से, विदाउट होम जिसके बगैर। तो सब माना बिल्कुल बदल गया है। चंद मिसालें हैं, मिसालों से समझते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। एग्जाम्पल है डिड यू हियर व्हाट या विच आई सेड, व्हाट या विच दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। डिड यू हियर व्हाट या विच आई सेड, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। अगला है आई ऑल्सो केम फ्रॉम वेयर यू केम, मैं भी वहीं से आया जहाँ से तुम आए। आई एम द वन फॉर होम यू हैव कम हियर, मैं वो हूँ या वही हूँ जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। दिस इज़ अहमद हुज ब्रदर वाज विथ मी, ये है अहमद, ये अहमद है जिसका भाई मेरे साथ था। दिस इज़ द हाउस द रूफ ऑफ विच इज़ वीक, दिस इज़ द हाउस द रूफ ऑफ विच इज़ वीक, ये वो घर है जिसकी छत कमज़ोर है। द रूफ ऑफ विच इज़ वीक, जिसका घर, जिसकी छत कमज़ोर है। अगला है राशिद हु या दैट वाज विथ मी इज़ हिज ब्रदर, राशिद हु वाज विथ मी या दैट वाज विथ मी इज़ हिज ब्रदर, राशिद जो मेरे साथ था उसका भाई है या इसका भाई है। अगला है द पेन विच आई हैड इज़ नॉट योर्स, द पेन दैट आई हैड इज़ नॉट योर्स, दोनों बोल सकते हैं, द पेन विच या दैट आई हैड इज़ नॉट योर्स, जो कलम मेरे पास था या कलम जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है, जो कलम मेरे पास था वो तुम्हारा नहीं है। तो इस तरह इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और इसे मिलाकर तर्जमा इसका माना बदल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जितने कंजक्शंस के अल्फाज आए हैं बहुत हद तक बताने की कोशिश की गई है और समझाने की कोशिश की गई है, आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया।